हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि F इक्वल टू जो फार्मूला होता है दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले से रिलेटेड आज हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। तो देखिए, हमने मान लिया कि माना Q1 Q2 के दो बिंदु आवेश हैं जो A और B पर निर्वात में स्थित है और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे कि Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 यानी Q2 पे लगने वाला 1 के कारण। ठीक है, उसके बाद Q2 के कारण 1 पर लगने वाला बल F12 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे F21 यानी 2 के कारण, या जो F21 है ये क्या है, Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल। तो ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², और ये वेक्टर r, ये है r²। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, Q2 के कारण, अब यहाँ पे अभी हमने Q1 के कारण निकाला, अब यहाँ से Q2 की वजह से निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जहाँ पे R12 था वहाँ पे R21 हो जाएगा, जहाँ F21 था वहाँ पे F12 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे क्या, जो r² होता है इसका फार्मूला होता है वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। बात ध्यान समझिएगा, जो यूनिट वेक्टर r² का फार्मूला होता है वो होता है वेक्टर r अपॉन r। ठीक है, तो जब ये वैल्यू हम वापस यहाँ पे रखेंगे, बात समझिएगा, जब ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो अपॉन में r है, जिससे ये क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, और ये रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। ये इसी हिसाब से F12 भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ साफ साफ समझ, अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि यहाँ से ये रिज़ल्ट कैसे आता है। तो देखिए, जो R12 होता है, वेक्टर R12, ये इक्वल टू होता है माइनस का वेक्टर R12। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लिखते हैं यहाँ पे R12 इक्वल टू R21, तो ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 1 से 2 है, ये 2 से 1 है। तो ये सही तब होगा जब हम यहाँ पे माइनस लगा के इसको भी 1 2 कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि R12 और R21 विपरीत दिशाओं के एकांक वेक्टर हैं, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, और ये लिखने से हमें पता चले ये रिज़ल्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच लगने वाले बल बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में है। ठीक है, इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अगला है बहुल आवेशों के बीच बल यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कहा कुछ नहीं गया है, जैसे इसमें जो मेनली बताया गया है कि अगर कभी भी किसी सिस्टम में एक या दो चार्ज ना होकर के कई सारे पॉइंट चार्ज हों, बहुत सारे पॉइंट चार्ज हों इस तरीके से, तो इस केस में किसी पर्टिकुलर फोर्स पे लगने वाला, जो पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा, बल होगा, वो सबके द्वारा लगाए जाने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने मान लिया Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 है, ऐसे ही Qn मान लिया। इनके पोजीशन वेक्टर यहाँ से दिए हुए हैं R12, R1n, R13। तो यहाँ पे जो इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स होगा, इस चार्ज पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो इन सब के द्वारा लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बारी बारी करके सब कुछ निकालेंगे, F12, F13 एंड F1n। तो ये जो फाइनल जो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा कि जो टोटल फोर्स होगा 1 पे लगने वाला, वो इन सब के सम के बराबर होगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो नेट लगने वाला फोर्स होगा वो इन सबके अलग अलग फोर्सेस के सम के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब देखिए अगला है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो देखिए सबसे पहले ये कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये हमने इससे पहले भी बता दिया था कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं यानी एक समान चार्जेस हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही सारे यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण ही होता है, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि आवेश दो प्रकार का हो सकता है, जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण माध्यम पर निर्भर नहीं करता। देखिए ये कैसे समझेंगे, जो फार्मूला था F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। यहाँ पे जो K है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, और ये मीडियम में डिपेंड करने की वजह से जो इनके बीच लगने वाला फोर्स यानी F है ये भी माध्यम पर निर्भर करेगा, ठीक है। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण से अधिक प्रबल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में वैद्युत बल जो होता है वो 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है, जबकि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच यह बल और भी यानी 10⁻43 गुना अधिक होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है पेपर में कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होता है, तो हम बोलेंगे 10⁻43 गुना, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कूलाम के नियम का महत्व। तो कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरी तक यानी तक परमाणुवीय दूरी तक ये सही होता है, क्लियर। यहाँ पे एक बात हमें ये समझना है कि ये जो कूलाम का नियम है ये तभी काम करता है जब बिंदु आवेश हो, ठीक है, क्लियर, ओके। परमाणु के नाभिक के भीतर उपस्थित कणों यानी प्रोटॉनों के बीच एक अन्य तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको क्या बोला जाता है, नाभिकीय बल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका कूलाम के नियम से कोई भी संबंध नहीं है। मतलब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है उसका कूलाम के नियम से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। तो ये क्या है, रेखीय आवेश वितरण। अब देखिए रेखीय आवेश वितरण का मतलब माना L लंबाई का एक पतला तार एक समान रूप से आवेशित है और उस पर आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। इस लैम्डा को क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस हिसाब से फोर्स निकाल लिया गया है, कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे DF फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/Q1 Q2/r² इंटू r²। ये जो अभी हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r³ इंटू वेक्टर r। ये इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। देखिए r³ यहाँ पर है, यहाँ पर भी r³ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये समझ लेना। देखिए यहाँ पे मेन जो हमें याद करने वाला है वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए बस हमें ये याद रखना है कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और आयतन आवेश घनत्व रो, क्लियर, ये आपको याद रखना है। बट इससे भी पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे हम फिजिक्स को अच्छे से स्टडी करेंगे हिंदी मीडियम में। हैव अ गुड डे, जय हिंद।